हेलो एवरीवन, वेलकम आपका दरवाल फिजिक्स के इस सेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, और इस क्रम में हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले हम लोग जानते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टर के बारे में। रेसिस्टर्स क्या होते हैं, किसे रेसिस्टर हम लोग कहते हैं, क्या हम लोग कॉपर को भी रेसिस्टर कह सकते हैं, कितने प्रकार के रेसिस्टर्स होते हैं, जैसे कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर्स क्या होते हैं, ओमिक रेसिस्टर्स, नॉन ओमिक रेसिस्टर्स हम लोग किसे कहेंगे, लीनियर नॉन लीनियर रेसिस्टर्स किसको कहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। रेसिस्टर्स को हिंदी में हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। अब ये नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिरोधक यानी या रेसिस्टर, डैट मीन्स कि रेसिस्टर हम लोग वैसे सब्सटेंस या वैसे डिवाइस को कहेंगे या वैसे युक्ति को कहेंगे जो रेसिस्टेंस ऑफर करता हो। यानी जब उस डिवाइस से या उस वायर से करंट का फ्लो हो रहा हो और वह करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर करता हो या रेसिस्टेंस ऑफर करता हो, उसको रोकने का प्रयास करता हो, रुकावट उत्पन्न करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को, वैसे डिवाइस को या वैसे वायर को, कंडक्टिंग वायर को हम लोग रेसिस्टर कहेंगे। यानी जो कि रेसिस्टेंस ऑफर करता हो वो रेसिस्टर कहा जाएगा। तो वैसे अगर हम देखें तो जो कंडक्टर्स हैं वो भी रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भी, रेसिस्टिविटी के बारे में जाना था कि रेसिस्टिविटी की भी कुछ कंडक्टर की भी कुछ रेसिस्टिविटी होती है, यानी वो भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो अब डिफिनीशन के अनुसार अगर कंडक्टर्स भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉपर भी एक रेसिस्टर है। बट कॉपर का यूज हम लोग रेसिस्टर के रूप में या कंडक्टर्स का यूज हम लोग रेसिस्टर के रूप में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रेसिस्टर का मतलब हो गया कि जो रेसिस्टेंस ऑफर करे। तो अगर हमको रेसिस्टेंस की कहीं ज़रूरत है या करंट को कम करने के लिए अगर हमको कहीं रेसिस्टेंस बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में हम कंडक्टर्स का उपयोग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफर करता है, बट कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस इतना कम होता है कि वह उसका उपयोग हम लोग रेसिस्टर के रूप में नहीं करके बल्कि कंडक्टर्स के रूप में करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान भी लें कि कॉपर में भी रेसिस्टेंस पाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग रेसिस्टर के रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और इसलिए उसका उपयोग हम लोग कंडक्टर्स के रूप में करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं सबका उपयोग हम लोग कंडक्टर्स के रूप में ही करते हैं। लेकिन उसी मेटल से मिला करके जब हम एलॉय बनाते हैं तो हमने पढ़ा था कि एलॉय यानी कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की होती है। और एलॉय जो होते हैं, कंडक्टर्स मतलब हम उसको मेटल्स भी यहाँ कह सकते हैं, मेटल्स, और एलॉय जो होते हैं इसकी रेसिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, और जो कार्बन हो गया यानी नॉन मेटल्स, ये आ गए कार्बन नॉन मेटल्स। ठीक है, इसी प्रकार से सेमी कंडक्टर्स हो गए, तो और प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक्स, रबड़ हो गया, हार्ड रबड़। ठीक है, तो इस सब का जो होता है, ग्लास भी हो गया आपका। ठीक है, तो इस सब का 10⁻8 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर के ऑर्डर का रेसिस्टिविटी इसकी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो मेटल्स और इस सब का जो रेसिस्टिविटी काफ़ी कम है, तो इसलिए रेसिस्टर के रूप में यूज नहीं होंगे बल्कि ये कंडक्टर के रूप में यूज होंगे। एलॉय है तो एलॉय में मुख्य रूप से जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, 100 टाइम्स ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका उपयोग हम लोग रेसिस्टर के रूप में करते हैं। इसका उपयोग, इससे मतलब करंट का फ्लो होता है, बट ये इसकी रेसिस्टिविटी चूँकि
कंडक्टर से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग हम रेसिस्टर्स के रूप में करते हैं और इसका उपयोग करने से ये करंट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा ये हीट भी होता है। अभी हीट क्यों होता है इसको हम लोग आगे पढ़ना है, हम लोग को आगे इलेक्ट्रिक करंट में ही हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किसी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो होता है तो वो कैसे हीट हो जाता है। ठीक है, तो एलॉय का उपयोग हम लोग नाइक्रोम, मैग्नीन का उपयोग हम लोग रेसिस्टर्स के रूप में कर सकते हैं या होता भी है। नेक्स्ट है ये जो कार्बन यानी नॉन मेटल्स हो गए, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 10⁸ से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर के ऑर्डर का है। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका उपयोग रेसिस्टर्स के रूप में ही होता है। जैसे कार्बन का उपयोग हम लोग रेसिस्टर्स के रूप में करते हैं और कार्बन का यूज़ करके रेसिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस डिवाइस कहे जाते हैं और ये मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं कार्बन के रेसिस्टर्स। प्लास्टिक है, रबड़ है, तो ये सब बिल्कुल करंट को पास ही नहीं होने देते, इसलिए इसका उपयोग जो है इंसुलेटिंग, यानी जो लोग भी इलेक्ट्रिक से संबंधित वर्क करते हैं, पोल पर चढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक से संबंधित वर्क करते हैं, तो सेफ्टी डिवाइस के रूप में प्लास्टिक या रबड़ का उपयोग किया जाता है। देखे होंगे आप कि जो भी इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक होते हैं वो अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, प्लास्टिक के या रबड़ के ग्लव्स पहने होते हैं, पैरों में रबड़ के जूते पहने होते हैं। तो वो क्या है, सेफ्टी मेजर्स के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि वो करंट को पास नहीं होने देते। इस कारण इन सब का उपयोग जो है हम लोग एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल्स के रूप में करते हैं। तो इसके भी अलग अपना इम्पोर्टेंस है। तो रेसिस्टर हम लोग उसको कहेंगे जो कि रेसिस्टेंस पर्याप्त मात्रा में ऑफर करता हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एलॉय को रेसिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं और कार्बन के रेसिस्टर्स बनाए जाते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो रेसिस्टर्स होते हैं, ये रेसिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि अगर हम मार्केट में उपलब्धता के आधार पर देखें कि रेसिस्टर बनाए किससे जाते हैं, जिससे बनाए जाते हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो कार्बन इसके जो रेसिस्टर जो है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक को हम लोग कहेंगे फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर, यानी ये वो रेसिस्टर्स कहे जाते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है, जिसका रेसिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। यानी इसकी जो, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको 10 ओम के रेसिस्टर की ज़रूरत है तो हमको 10 ओम का ही रेसिस्टेंस हमको मिलेगा और हम उसी का यूज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होगी। और इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू के बहुत सारे रेसिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है और इसका उपयोग हम लोग आसानी से सर्किट में कर सकते हैं। तो हमको अब ये देखना होगा कि जिस सर्किट में हम रेसिस्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं उस सर्किट में हमको कितने रेसिस्टेंस की ज़रूरत है, उसी के हिसाब से हम रेसिस्टर वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर्स होते हैं ये मुख्य रूप से कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इसको कार्बन रेसिस्टर्स भी हम लोग कहते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स, क्योंकि ये कार्बन के बने होते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे एक सिलेंडर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ पर सिलेंडर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें से यहाँ पर दो तारें निकली होती है कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करने के लिए, और इस पर कलरफुल स्ट्रिप्स यानी धारियाँ बनी होती है, कलरफुल 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रायः 3 या 4 ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 5 भी हो सकते हैं। अब तो नए उसमें साइन ऑफ कन्वेंशन में और ज़्यादा भी हो गए, 6 भी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कलरफुल जो स्ट्रिप्स होते हैं, इसके कलर के हिसाब से ही इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस रेसिस्टर की वैल्यू इस पे गिवन नहीं होती है कि ये 200 ओम का है कि 400 ओम का है कि 500 ओम का, ऐसे कुछ गिवन नहीं रहता है, नहीं लिखा रहता है। बस ये कलरफुल स्ट्रिप्स बने होते हैं, आपको इसके कलर को पहचानना है। ठीक है, और वो कलर का पोजीशन क्या है उसके हिसाब से इसका कोड होता है, और तब उस कोड के हिसाब से हम गणना कर लेते हैं कि इस रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है, और उसी हिसाब से हम लोग सर्किट में उसको यूज़ करते हैं। हमको ज़रूरत कितनी है सर्किट में करंट को कंट्रोल करने की,
क्योंकि रेसिस्टर का काम क्या है, करंट को अपोज करना। अपोज करने का मतलब है कि उसको कंट्रोल करना। तो इसलिए हम लोग रेसिस्टर का उपयोग सर्किट में तभी करेंगे जब किसी भी ब्रांच में, सर्किट के किसी ब्रांच में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हो और हमको वहाँ पर करंट को कम फ्लो कराना है। हमको करना है कि नहीं, मान लेते हैं कि किसी ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और हमको जरूरत है वहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट की, तो वहाँ पर हम लोग रेसिस्टर्स का उपयोग करके उस करंट को कंट्रोल करते हैं। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, किस डिवाइस में जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग रेसिस्टर्स का उपयोग वहाँ पर करते हैं। तो रेसिस्टर्स का मुख्य रूप से है कि सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। करंट को कंट्रोल करने के लिए ही हम रेसिस्टर का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से यह एक डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेसिस्टर को एक सर्किट, एक डिवाइस के रूप में भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब ये तो हो गया फिक्स्ड वैल्यू वाले रेसिस्टर्स जो कार्बन के बने होते हैं और उसके कोड के हिसाब से हम उसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो उसका कोड क्या होता है, कलर कोड, ये आगे के क्लासेज में पढ़ना है, वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब आइए इसका एक दूसरा है वेरिएबल रेसिस्टर्स। वेरिएबल रेसिस्टर्स, वेरिएबल रेसिस्टर्स हम किसको कहेंगे, यानी ये वो रेसिस्टर्स होते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है बल्कि एक रेंज होती है उसकी। जैसे इसकी मान लेते हैं कि 10 ओम से लेकर के 100 ओम। अब एक रेसिस्टर बनाया गया और उसकी वैल्यू रेंज हो गई 10 ओम से लेकर के 100 ओम। तो अब क्या होगा कि अब उसको हम लोग, उसमें एक पॉइंटर होता है जिसको खिसका करके हम उसको 10 से 100 ओम तक उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब हमको कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं और ग्रेजुअली फिर उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऐसे रेसिस्टर्स का उपयोग हम लोग लैब में भी करते हैं और ऐसे रेसिस्टर्स को हम लोग रियोस्टैट भी कहते हैं। रियोस्टैट, इसको रियोस्टैट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर की बात करें तो फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर्स को सिंबल में हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर्स का सिंबल हो गया। और अगर हम वेरिएबल रेसिस्टर्स की बात करें तो वेरिएबल रेसिस्टर्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टर्स, इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, या कभी कभी हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा रेसिस्टर्स का सिंबल हो गया और इसमें हम ऐसे एरो लगा दें तो ऐसे भी हमारा वेरिएबल रेसिस्टर्स बन जाता है। तो इस प्रकार के सिंबल के द्वारा हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस को दिखाते हैं, इसको रियोस्टैट भी कहा जाता है। तो ये एक रेंज प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस का। अब उसमें हमको कितने रेसिस्टर्स की ज़रूरत है, रेसिस्टेंस की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम उसको कम या अधिक करके हम उसका उपयोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो प्रायः लैब में हम लोग रियोस्टैट का ही यूज़ करते हैं और कई रेंज में यह अवेलेबल होता है, जैसे 1 ओम से लेकर के 500 ओम या 100 ओम से लेकर के 1000 ओम या 1000 से लेकर के 10,000 ओम। तो इस तरह से कई रेंज में ये अवेलेबल होता है और उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि रेसिस्टर्स किस प्रकार से हमारे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग रेसिस्टर्स को 2 भागों में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर्स और एक वेरिएबल रेसिस्टर्स। ठीक है, अब इसके अलावा रेसिस्टर्स को हम लोग और भी कई तरीक़ों से इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। रेसिस्टर जो होता है, रेसिस्टेंस वर्ड जो है वो ओम्स लॉ से हमको प्राप्त होता है। हमने सबसे पहले रेसिस्टेंस वर्ड का यूज जो है वो हमने ओम्स लॉ में ही किया था, क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को कांस्टेंट को हम लोग R कहते हैं और यही R जो होता है वो रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब ये ओम्स लॉ में V/I का कांस्टेंट होना अति आवश्यक है, तभी ओम्स लॉ वहाँ पर वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। हमने पिछले क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, तो आपको याद है हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो होता है वह उस वायर के इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसी प्रोपोर्शनल के हिसाब से हमको एक कांस्टेंट मिलता है V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर कहते हैं। ठीक है, और ये एट अ गिवन टेम्परेचर ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए।
यानी ओम्स लॉ के सही होने के लिए यह आवश्यक है कि V/I का जो रेशियो है जो किसी कंडक्टिंग वायर में, जैसे सपोज कीजिए कि ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इन दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए यह कंडीशन आवश्यक है कि V/I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए किसी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेसिस्टेंस भी हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी V/I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और हमने, आपको याद होगा कि हमने इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ किया था कि अगर हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे इस एक्सिस पर अगर हम V को लें और इस एक्सिस पर हम I को लें, तो ओम्स लॉ में हमको इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। हमको इस प्रकार का ग्राफ ओम्स लॉ में प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और V और I के प्रोपोर्शनल को यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस ओम्स लॉ कहाँ पे ये लागू होता है, तो अगर कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टर्स के लिए अगर हम देखें तो कंडक्टर्स में क्या है कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक वहाँ पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल है या ओम्स लॉ वहाँ पर वैलिड है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कंडक्टिंग वायर का तो उसका रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। डैट मीन्स कि V/I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उस स्थिति में जब तक किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड है, यहाँ ओम्स लॉ लागू हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है तो उस स्थिति में उसका रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, और जब रेसिस्टेंस चेंज होगा तो V/I का जो रेशियो है वो फिर स्थिर नहीं रहेगा, V/I का जो रेशियो है वो चेंज होने लगेगा। तो वैसे स्थिति में जहाँ पर V और I का रेशियो जब चेंज होने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो उस आधार पर हम लोग ओम के नियम कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पे लागू होते हैं, कहाँ पे लागू नहीं होते हैं, उस सभी डिवाइसेस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओमिक रेसिस्टर्स, ये हो गया ओमिक रेसिस्टर्स। यानी ओमिक रेसिस्टर्स का मतलब क्या हो गया, तो इसमें या ओमिक रेसिस्टर्स कहें या इसको लोग डिवाइस भी कह सकते हैं, ओमिक रेसिस्टर्स और डिवाइस। ठीक है, तो ओमिक रेसिस्टर्स का या डिवाइसेस का मतलब वैसे डिवाइस से है जिसमें ओम्स लॉ वैलिड है। यानी अगर ओम्स लॉ ये कहाँ वैलिड होगा, तो कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स के लिए वैलिड होगा, एंड एलॉयज, तो एलॉयज के लिए भी कब तक, जब तक कि टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो एंड एलॉयज, तो इसके लिए वैलिड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो किसी भी कंडक्टर्स के लिए या एलॉय के लिए ये वैलिड है तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडक्टर्स या एलॉयज के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडक्टर्स और एलॉय को हम लोग ओमिक रेसिस्टर्स या ओमिक डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, यानी ओमिक डिवाइस किसको कहेंगे, तो वो डिवाइस या वो रेसिस्टर्स जिसमें ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडक्टर्स या एलॉयज में ओम्स लॉ वैलिड है, इसलिए कंडक्टर्स या एलॉयज को हम लोग ओमिक डिवाइस कहेंगे। ठीक है, और इसके लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ हमारा ऐसे प्राप्त होता है। तो चूंकि ग्राफ हमारा यहाँ पर बिल्कुल लीनियर है, रैखिक है, इसलिए ये ग्राफ ओमिक रेसिस्टर्स का है, इसलिए इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको हम लोग लीनियर डिवाइस भी कहते हैं। यानी ऐसा डिवाइस जिसमें V और I का जो ग्राफ है वो लीनियर हो, तो वैसे डिवाइस को हम लोग लीनियर डिवाइस भी कहते हैं। तो कंडक्टर्स जो है वो एक लीनियर डिवाइस है, एलॉयज जो है वो एक लीनियर डिवाइस है। ठीक है,
तो ऐसे हम लोग उसको कहेंगे, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर जैसे प्रायः इसमें एलॉय में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है तो रेसिस्टेंस भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो फिर जब रेसिस्टेंस चेंज होगा तो फिर वहाँ पर ओम्स लॉ जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही कंडक्टर्स में या एलॉय में ओम्स लॉ वैलिड होगा और वो ओमिक रेसिस्टेंस कहा जाएगा। जहाँ उसका रेसिस्टेंस चेंज होने लगा फिर वो ओम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओमिक रेसिस्टर्स या ओमिक डिवाइस कहे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये इसका एक दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टर्स और डिवाइसेस। यानी इसमें वैसे डिवाइस होंगे जो कि नॉन ओमिक हो, यानी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हो। और जब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो इसमें भी और आई का जो हमारा ग्राफ जो यहाँ पर लीनियर प्राप्त होता था ओमिक रेसिस्टर्स के लिए, तो इनके लिए जो ग्राफ है वो लीनियर प्राप्त नहीं होगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। और इसलिए ऐसे डिवाइस को हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस भी कहेंगे, नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से डिवाइस आएंगे जो कि बिल्कुल ही ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हो। इसमें टेम्परेचर की कोई ये बात नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। कौन कौन से डिवाइस आएंगे, तो जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बिल्कुल याद रखिएगा सेमी कंडक्टर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही कॉमन नेम है। हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आज के डेट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनाए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इन सेमी कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स हो गया। सेमीकंडक्टर्स के अलावा जो उससे मिला करके जो डिवाइस बनते हैं, जैसे कि हम लोग डायोड, ठीक है, ट्रायोड, या इसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स। तो ये सब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, तो ये भी नॉन ओमिक होते हैं, यानी ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जैसे अगर हम डायोड के लिए अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ करें ग्राफ, तो डायोड के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसे आता है, इस पे भी और इस पे आई, सॉरी इस पे हो गया हमारा भी और इस पे हो गया आई। तो ऐसे अगर हम भी और आई के बीच ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ लीनियर ना होकर के नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ हमको मिलता है। तो डैट मीन्स कि ये ओम्स लॉ को ओबे कहीं से नहीं कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ को ओबे करता तो ये ग्राफ लीनियर होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ नॉन लीनियर है, इसलिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ट्रांजिस्टर भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी डिवाइस में कि वह किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी स्थिति में ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, डैट मीन्स कि आई और भी या भी और आई का जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ नहीं प्राप्त होता है, तो डैट मीन्स कि वो नॉन ओमिक डिवाइसेज या नॉन लीनियर डिवाइसेज कहा जाएगा। तो इस प्रकार से डायोड, ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। इसीलिए जितने भी हम लोग सेमीकंडक्टर सर्किट्स जो होते हैं वो सभी नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं, उसमें कहीं ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं घरों में, सर्किट्स वगैरह बनाते हैं, वो कंडक्टर्स के बने होते हैं, तो वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक वो ओमिक डिवाइसेज हैं। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो भी ओमिक से नॉन ओमिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेसिस्टर्स जो है, तो अब हम लोग समझ गए कि कार्बन जो है वो भी कॉपर जो है वो एक कंडक्टर्स है। ठीक है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी उसमें भी पाई जाती है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग रेसिस्टर की तरह नहीं करते, उसका उपयोग हम लोग कंडक्टर्स की तरह करते हैं। ठीक है, लेकिन एलॉय का जो उपयोग है हम लोग रेसिस्टर की तरह करते हैं, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। कार्बन के भी अगर बड़े पैमाने पर या हमको जहाँ पर भी रेसिस्टर्स की ज़रूरत होती है एज ए डिवाइस करंट को कंट्रोल करने के लिए, तो हम लोग कार्बन के बने रेसिस्टर्स का उपयोग करते हैं, जो कि मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है।
और सभी सर्किटों में उसी फिक्स्ड वैल्यू वाले रेसिस्टर्स का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। अब इन रेसिस्टर्स को अगर किसी सर्किट में सपोज कीजिए कि हमने एक रेसिस्टर्स लगाया, ठीक है, और उसने कुछ करंट को कंट्रोल किया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा करंट और हमको चाहिए, अब हम थोड़ा सा और करंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक और दूसरा रेसिस्टर जोड़ देते हैं। तो एक और दूसरा रेसिस्टर हम कैसे जोड़ेंगे ताकि हमारा करंट का वैल्यू जो वो घटे नहीं, बढ़ जाए। ठीक है, या हम 2 रेसिस्टर या 3 रेसिस्टर्स को किस प्रकार से लगाएं कि किसी सर्किट में करंट का मान इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो उसके हिसाब से हम लोग रेसिस्टर्स को कंबाइंड करके भी यूज कर सकते हैं किसी रेसिस्टर्स में करंट को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए 2 या 3 या 4 रेसिस्टर्स को आपस में जोड़ करके भी उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग अपने घरों में बहुत सारे डिवाइसेज यूज करते हैं, तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो भी एक प्रकार से रेसिस्टर्स की तरह बिहेव होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर के करंट जो होता है कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर डिवाइसेज को हम अपने घरों में यूज करना चाहते हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे कि हमारे सर्किट पर लोड कम से कम रहे, ज़्यादा लोड हमारे सर्किट पर ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग सर्किट को 2 तरह से जोड़ते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो आगे के क्लास में हम लोग रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि कैसे हम लोग रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल में और सीरीज में, और हमारा जो डोमेस्टिक जो सर्किट होता है, घरेलू जो हमारा परिपथ होता है, वो कैसे उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं जिससे कि हमारे सर्किट पर कम से कम लोड पड़े। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आगे के क्लासेज में देखेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दरवाल फिजिक्स के इस चैनल पे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।